Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And in this video, we are going to start exercise number 13.4 of your chapter number 13, the second last exercise of the chapter of your probability chapter of NCERT board syllabus class 12th. Okay, so the topic name is random variable. Topic name is what? Random variable and its probability distribution. Random variable and its probability distribution. This is the topic name. Probability distribution. ठीक है. Okay, so frankly speaking, so this topic is slightly more difficult than the previous three topics. ठीक है. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पर है. यहाँ पे लॉजिक बेस्ड ज्यादा, हम लोग लॉजिकली बहुत ज्यादा सोचना होता है ना हमको. ठीक है. बट हम उसको आसान करने के लिए पुराने टॉपिक्स का इस्तेमाल करेंगे. लाइक एक्सरसाइज नंबर 2 में जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी सीखी, उसका इस्तेमाल हम करेंगे कि बड़ी मुश्किल चीज को हम आसान करें इस एक्सरसाइज के अंदर, राइट. और टॉपिक वाइज देखें तो टॉपिक वाइज तो आसान है भाई. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आप समझ चुके हो. रैंडम वेरिएबल क्या होता है आप कल के इंट्रोडक्शन में समझ चुके हो. एंड देन इसके बाद अब मीन कैसे निकालते हो उसका फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया है. मीन के बाद वेरिएंस कैसे निकालते हो वो भी आपने याद कर लिया है. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो वो भी आपने, ये सब आपने याद कर लिया है. टॉपिक वाइज टॉप तो ये इजी है कॉन्सेप्ट वाइज तो. लेकिन सबसे मेन चीज पता है कहाँ आएगी दिक्कत? पहली स्टेप पे ही आ जाएगी. बस वो चीज को पकड़ना है ना, रैंडम वेरिएबल जो नई चीज आई है ये पकड़ लिया तो उसके बाद ये मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड तो फॉर्मेलिटी है. फिर ये केवल प्लस माइनस करने का काम है इसके बाद. बट वो जो प्रॉब्लम आएगी वो वहां पे आएगी. ठीक है. तो इसमें हाफ एक्सरसाइज कर लो तो हाफ एक्सरसाइज तक तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात ही नहीं कर रहा. वो अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस दे रहा है जिसमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है. ठीक है. अच्छा, क्या है रैंडम वेरिएबल? कोई भी गेम है, एनी गेम. उसके अंदर अपन ने डेफिनेशन दे दी भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है और फिर उसको कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी अपन सीखेंगे. चलो स्टार्ट करें. सो इंट्रोडक्शन देख कर आना बहुत ज्यादा जरूरी है. विदाउट इंट्रोडक्शन तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ऊपर से जाने वाली है, बिल्कुल साफ. इवन इंट्रोडक्शन के बाद भी प्रॉब्लम आएगी. इंट्रोडक्शन के बाद भी प्रॉब्लम आएगी. तो विदाउट इंट्रोडक्शन तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में बैठना पाप है एक तरीके से. तो कोई भी बच्चा डायरेक्ट यहाँ आना है, पहले पुराना वीडियो देखे, इससे जस्ट पिछला वाला कल वाला वीडियो हमने एक ही वन शॉट में सारा इंट्रोडक्शन कवर किया है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं फाइनली. एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 1. उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. क्या है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. सेकंड. तो क्वेश्चन इज कि आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, आपको केवल ये चेक करके बताना है कि इनमें से किस किस में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है और किस किस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड नहीं है. हो सकता है या नहीं हो सकता है, दैट्स इट. केवल इतना सा आपको बताना है. एक्स एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को चेंज करे जा रहा है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट करके. उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है. अब सर ये एक्स का मतलब क्या था, एक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हमको इस क्वेश्चन में नहीं सोचना. अपने तो केवल यस और नो चेक करके बताना है कि ये टेबल जो बनाई है वैलिड है कि नहीं, ऐसी टेबल बन सकती है कि नहीं बन सकती किसी एक्सपेरिमेंट के लिए. जस्ट इतना बताना है. ठीक है. तो जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था तो आपको बताया था नोट्स के अंदर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने के बाद आपको ये चीज चेक करनी होती है. वे यार दो चीजें चेक करनी होती है. सबसे पहली चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है ना. एंड सेकंड चीज समेशन फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू एन, है ना. ठीक है. और समेशन पी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n शुड बी इक्वल टू 1. अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करता है तब तो ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है. इतना सीखा है अपन ने. तो चलो बस एक एक करके हम दोनों बार ये चेक करेंगे. अदरवाइज तो पहली चीज चेक करेंगे सबसे पहले कि जीरो से बड़ी है या नहीं है, जीरो से छोटे. अच्छा सपोज करो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो फिर इसको चेक करना है. लाइक लेट्स से कि ये रिक्वायरमेंट ही पूरी ना हुई तो फिर दूसरे को चेक क्यों करना, दोनों चाहिए ना अपने को. तो इजी ऊपर वाली चेक करना, तो सबसे पहले ऊपर वाली चेक करो. ठीक है. चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है हमेशा, है ना. ठीक है. और इन सबका सम वन भी आ रहा है, देखो आ रहा है, तो ये वैलिड है. अब इसको लिखेंगे कैसे, हेयर प्रेजेंट कैसे करेंगे, हेयर पी आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3. बताओ मैंने 1 2 3 क्यों लिखा है, 1 2 3 क्यों लिखा है, मतलब मेरे को कैसे पता चला
ये तीन ही एलिमेंट्स है ना। इसको क्या कहूंगा x1, इसको क्या कहूंगा x2, इसको कहूंगा x3, इसको कहूंगा p1, p2, p3। तो मैं या तो ऐसे लिखूं p1 भी ग्रेटर देन जीरो है, p2 भी ग्रेटर देन जीरो है, p3 भी ग्रेटर देन जीरो है, और मैं सिंपली लिख दिया pi ग्रेटर देन जीरो, आई को बदलते जाओ 1 2 3, और 3 तक ही बदलोगे क्योंकि तीन ही आइटम दे रखे हैं। तो आई डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं वहां पे। ऑब्जर्वेशन एक्स की वैल्यू 0 1 2 ही तक थी, तो x1 x2 x3, इसलिए फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया। एंड साथ में समेशन पी आई क्या आ रहा है, समेशन पी आई, वेयर आई की वैल्यू कहां से कहां, वही 1 से लेके 3 तक, तीन ही आइटम है, तो इक्वल टू क्या आ रहा है करके दिखा दो, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इक्वल टू 1। Hence we can conclude that, hence we can conclude that, hence we can conclude that, क्या, जो भी गिवन है ना, इट कैन बी, इट कैन बी, या इट इज, या इट कैन बी लिखो, इट कैन बी हो सकती है, इट कैन बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैन बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। समझ आया प्रेजेंटेशन? भाई देख के बता तो दोगे, आधे एक नंबर का मान लो एमसीक्यू में तो टिक मार्क कर दोगे, लेकिन लेट्स से कि ऐसे करके दिखाना है, तो ऐसे दो बातों पे अपन इसको चेक करके बताएंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे चलें। अब सेकंड वाले पे देखो, यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए थी, तो मैं क्या लिख दूंगा, हेयर, इसी के अंदर चेंजेस करके बताऊं, मैं तो लिख दूंगा हेयर, कौन सा नंबर का ये, 1 2 3 4, चौथे नंबर का है, तो हेयर हेयर P4 ने मेरे को फेल कर दिया, P4 इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, जो कि नहीं आना चाहिए, इक्वल टू जीरो भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो फिर अब ये फोर ऑल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हो ना अभी, हेयर P4 इज लेस देन जीरो। सो ये सम चेक ही नहीं करूंगा मैं, सीधा ही क्या लिख दूंगा, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में बताओ, कर दूं उसको डिलीट? चलो लेट्स गो टू द थर्ड वन। हाँ जी, बताओ थर्ड है कि नहीं है। थर्ड में क्या है, पहली बात तो वो फुलफिल कर रहा है, मैं यहाँ पे थर्ड में ये बात तो लिख सकता हूँ सर, कौन सी वाली, जो फर्स्ट वाली बात है, ग्रेटर देन जीरो, मैं यहाँ पे ये बात तो लिख सकता हूँ कि हेयर पी आई इज ग्रेटर देन जीरो, हेयर पी आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई की वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 1 2 3, तीन आइटम है, तो आई की वैल्यू 1 2 3। बट बट द प्रॉब्लम इज अनदर थिंग, हाँ, बट यहाँ पे जब मैं इसको सम करने जा रहा हूँ, तो सम आता है 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, है ना, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.9, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इट कैन नॉट, तो पहले ने फुलफिल किया, हमेशा पहली चीज पहले चेक करेंगे, पी आई वाली, और फिर समेशन। ठीक है, लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला में भी सेम टू सेम यही हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन जीरो तो आ रहा है, बट ये 0.005, 3 और 2 5 और 4 9, यहीं तक हो गया था, यहीं तक हो गया था, है ना। बट ये तो क्या आ गई, इससे भी बड़ी आ गई, है ना, 1.05 आ गई यहाँ पे, 1.05, वो वन से बड़ी आ गई। ठीक है, समझ आ गया चारों क्वेश्चन। तो फर्स्ट चार क्वेश्चन तो केवल और केवल आपको टॉपिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आ जाओ भैया, अब आ रहे हैं अपन असली क्लास 12th वाली बात कर रहे हैं, क्लास 11th वाली बातों को छोड़ दो, मतलब बच्चों वाली बातों को छोड़ दो। अब ये इस एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि वाह, क्या तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, है ना, इस लेवल की प्रोबेबिलिटी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आए। अब जब ये अब मैक्सिमम इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, है ना, ऐसे टेबल डायरेक्ट दे देगा तो फिर मतलब ही क्या है ना, फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टेबल भी आपको बनानी है ना। तो अब ध्यान से सुनना सारे क्वेश्चन। एन अर्न, अर्न मतलब वही बैग या कोई झोला, कंटेन से 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड है 2 ब्लैक, उसमें से 2 बॉल्स निकाली जा रही है, निकाली जा रही है, 7 बॉल्स में से 2 बॉल्स निकाली जा रही है। अब गेम डिफाइन कर रहा हूं मैं, गेम क्या गेम है, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है ना, जैसे मैंने 5 रेड एंड 2 ब्लैक में से 2 बॉल्स निकाल ली। अब उसमें से कितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, वो है एक्स की वैल्यू। लेट्स से एक ही ब्लैक बॉल निकली तो एक्स की वैल्यू 1 है ना। लेट्स से एक एक दो ब्लैक बॉल्स निकली तो एक्स की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन भी वही है, मतलब पहले क्वेश्चन में तो सेकंड क्वेश्चन ही है, तो अभी इजी देगा।
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल। चलो एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं उसको देख सीक्वेंस वाइज अपने को देखना होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, अपनी वैल्यू बदल रहा है नहीं बदल रहा है, वो एक बार बाद में छोड़ो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना अगर आप नहीं सीखे तो ये एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाओगे। व्हाट आर द एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है वो ही नहीं सीखोगे, 1 और 2। पक्का? सोचो, एक्स का मतलब है पॉसिबल, मतलब एक्स का मतलब है नंबर ऑफ ब्लैक होल्स। तो 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है यहाँ पे। कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है? 3। क्योंकि अगर मैं 7 में से 2 बॉल्स निकाल रहा हूं तो क्या क्या चांसेस हैं, जब एक्स को मैंने गेम को मान लिया कि ब्लैक बॉल्स की संख्या, तो या तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना, या फिर उसकी वैल्यू 1 आएगी या 2 आएगी, क्योंकि या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकलेगी, या एक निकल जाएगी या 2 निकल जाएंगी। 0 से कम नहीं निकल सकती, 2 से ज्यादा नहीं निकल सकती। तो 2 से ज्यादा क्यों नहीं निकल सकती? नहीं है, दो ब्लॉक, अच्छा 3 होती तो मान लो ये 3 कर दिया, अब 3 हो सकती। निकाल तो दो ही रहे हैं। तो ये एक्स की वैल्यूज इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके ट्रायल्स कितने हैं, उस ट्रायल्स को क्रॉस नहीं कर सकते आप, है ना, और प्लस उस पर अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। दोनों का बैलेंस देखना पड़ता है कितनी निकाल कितनी रहे, और वहां से एक लॉजिक बनाना होता है कि एक्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये सोच लिया ना नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है, तो फिर अगला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाता है, सोचना तो अभी भी पड़ेगा, बट थोड़ा सा तो आसान हो जाता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बेटा आपको हर प्रकार के लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, इवन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से इधर पूरी तरीके से इस्तेमाल होंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी होगी। ठीक है, ठीक है, शुरू करें हम इसको करना। देखो, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? रैंडम हेयर, क्योंकि अपने को वो भी प्रूव करना है कि एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं, है ना। हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑफ ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स। अब जब तक ना कहे कि विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट? विदाउट रिप्लेसमेंट, भाई वापस नहीं रखना। 2 बॉल्स आउट ऑफ एन अर्न, आउट ऑफ एन अर्न, अर्न के अंदर क्या क्या है, कंटेनिंग, अर्न कंटेनिंग 5 रेड एंड 2 ब्लैक होल्स। ये तो अपन ने सबसे पहले तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये काम हमको करना है। ठीक है, डन। चलिए, हाई ब्लॉक। अब सुनो, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसके सैंपल स्पेस हमारी रेंज में हो, तो आप वो सैंपल स्पेस भी बना सकते हैं। और अगर हमको लगे कि नहीं है हमारी रेंज में, तो फिर सैंपल स्पेस ना भी बनाओ तो चलेगा। तो टेल मी, इसका सैंपल स्पेस मेरी रेंज में है क्या? है, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, दो चीजें ही तो निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स जैसा ही है, करीब करीब, और क्या है ना, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स जैसा ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज और सुनो, अगर मैं, आपको ब्लैक बॉल्स चाहिए ना, आपको कितनी बॉल्स चाहिए, ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स निकलने को अगर मैं बी इवेंट से डिफाइन कर दूं, किससे डिफाइन कर दूं, बी इवेंट से डिफाइन कर दूं, तो ब्लैक बॉल्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5 में 2 आउट ऑफ 7, तो 2/7 आ जाएगी, समझ रहे हो? कितनी आ जाएगी, 2/7। तो देखो मैं कैसे लिख दूंगा इसमें, कि नाउ लेट इवेंट बी बी ना, ड्राइंग आउट है ब्लैक बॉल, ड्राइंग आउट है ब्लैक बॉल। ठीक है, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/7। ठीक है ना, और अगर बी नहीं निकलता तो रेड निकलता है, तो एक तरीके से बी नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 - 2/7 या 5/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये कितनी हो गई, 5/7, 5/7, 1 - 2/7, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब एक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी किए हैं, है ना। अब इसके बाद नई चीज तो अब आ रही है, क्या, एक्स का इंट्रोडक्शन। एक्स का इंट्रोडक्शन देखो, एक्स कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। नाउ लेट एक्स बी, एक्स क्या माना है उन्होंने,
एक्स इज गिवन एस, हम उन्होंने क्या माना है, हमको उन्होंने हमको मानना ही नहीं, मतलब उन्होंने दे रखा है एक्स इज गिवन एस, एक्स इज गिवन एस क्या, एक्स का मतलब क्या है उन्होंने, नंबर ऑफ ब्लैक होल्स, एक्स इज गिवन एस नंबर ऑफ ब्लैक होल्स। अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, बी डैश हो गया, इससे पहले लिखो सैंपल स्पेस है ना, फिर आओ एक्स पे। अगर सैंपल स्पेस हमारे रेंज में तो लिख सकते हैं ना अपन, तो इससे पहले आप सैंपल स्पेस, ऑल्सो सैंपल स्पेस इज, तो बहुत सारा बातें सोचनी पड़ती है क्वेश्चन। ऑल्सो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, देखो दो बॉल्स निकाल रहे हैं, तो या तो दोनों बारी में ब्लैक बॉल निकल जाए, या फिर पहली बारी में ब्लैक निकले दूसरी बारी में रेड निकले, है ना, फिर रेड और फिर ब्लैक और फिर दोनों रेड। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है ना, दो ही तो बॉल्स निकाल रहे हैं अपन, है ना, है कितनी भी निकाल तो दो ही रहे। ठीक है, अब आप एक्स को डिफाइन करो जैसे कर रहे थे। नाउ एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये बात मुझे गिवन है, ये बात मुझे गिवन है, कोई डाउट नहीं आता। ठीक है, सो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है मुझे सोचना है। अब एक्स की वैल्यूज कैसे सोचोगे, सैंपल स्पेस के हर एक सैंपल पॉइंट पे सोचोगे, एक्स की वैल्यू अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, और ये होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, अब देखो ये इस बार इसमें जो मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, इस क्वेश्चन के लिए वेस्टेज निकाली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को पूछ नहीं रहा है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, अपन से तो केवल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है। चलो निकाल ली है तो कोई खास बात नहीं है, वैसे इसको करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको करने की जरूरत है ना। ठीक है, तो अपने को एक्स की पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है, किस पे, एक एक सैंपल पॉइंट पे। सो टेल मी वन थिंग, एक्स, अब देखो कैसे इसको डिनोट कराते हैं, एक्स और फिर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और एक सैंपल पॉइंट उठाऊंगा बीबी, तो बीबी के हिसाब से एक्स की वैल्यू, बीबी सैंपल पॉइंट के हिसाब से एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ ब्लैक होल्स कितनी हो गई बीबी में, दो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। समझ आया। नेक्स्ट, एक्स बी आर के हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अच्छा आरबी के हिसाब से भी वन ही होगी, इसमें भी एक ही ब्लैक बॉल है, इसमें भी एक ही ब्लैक बॉल है, तो जब आपको लगे ना भाई एक्स की वैल्यू दो या तीन वैल्यूज के लिए एक जैसी हो रही है, तो आप एक साथ लिखो, बी आर के लिए भी वही होगी और आरबी के लिए भी वही होगी, होगी क्या, वन। उससे क्या होगा, नहीं तो अगर मान लो अभी 20 है, तो 20 के लिए बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होगी जिसमें सेम होगी, तो आप अलग 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 तो काफी लेंदी हो जाएगा, ऐसे वर्टिकली तो है ना, तो एज हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा फैलाव करो उसका, है ना। और एक लास्ट, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आर आर पे कितनी होगी, जीरो होगी, सो एक्स की वैल्यू फाइनली या तो टू है या वन है या जीरो है। तो मैं एक पहले तो यहाँ पे कंक्लूजन डालूंगा, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, ठीक है ना, 210 या 012, कैसे भी, वैसे जनरली अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना, 0 1 2, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा एक्स, एक ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, प्लस उसका आंसर एक रियल नंबर आता हो। तो रियल नंबर ही आ रहा है 0 1 2, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स पे करके बता रहा हूं मैं, हेयर हेयर एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, x is a the variable x, the variable x, the variable x associated to a random experiment, जो कि एसोसिएटेड किया गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से, is a to a random experiment, is a real valued function, is a real valued function होना चाहिए, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। इन विच, इन विच डोमेन क्या आ रही है, इन विच डोमेन इज द सैंपल स्पेस एंड रेंज, रेंज इज, रेंज क्या आ रही है, 0 1 2, विच इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। hence we can say that hence we can say that can say that variable x is a random variable, variable x is a random variable,
इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि है या नहीं है तो बताना है आपको। डोमेन होनी चाहिए। देखो अगर मैं ऐसे कई बार मैं ऐसे लिखता था, देखो फंक्शन ऑफ एस, एफ एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसे लिखते थे ना अपन। तो एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो फंक्शन का नाम तो क्या है, एफ, और यहाँ पे इनपुट। तो ऐसा ही तो हमने किया है पीछे। ये तो एक फंक्शन, एफ की जगह एक्स आ गया, और अंदर इनपुट, और बदले में एक आउटपुट। तो जो इनपुट आ रहा है वो तो डोमेन है, जो कि सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस पूरा काउंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद आउटपुट क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आना चाहिए, तभी यही तभी तो होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन कुछ भी हो, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट एक रियल नंबर होना चाहिए। हो रहा है डोमेन जो उसको चाहिए वो हो रहा है, रेंज जो चाहिए उसको हो रही है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट है, बदल रहा है, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके अभी तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी, हालांकि गलती से हमने एक्सीडेंटली इस क्वेश्चन में कर दी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी इसमें इसका रोल नहीं है तो इसमें हटा दूंगा, है ना। ठीक है, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इजी से स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इजी चीज से स्टार्ट करेंगे। अभी थर्ड में भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ही पूछ रहा है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो अब की बार 6 बारी उछालेंगे, तो टेल मी द सैंपल स्पेस कितने का होगा, होगा क्या है तो छोड़ो, कितने का होगा। अगर 6 बारी कॉइन को उछालूंगा तो कितने एलिमेंट्स, 2 की पावर 6, वेरी गुड, कितना होती है वो, 64 याद होनी चाहिए। 2 की 10 पावर डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। 2 की पावर 10 अपने को मुंह जुबान याद होनी चाहिए। 2 की पावर 6 यानी कि, तो 64 सैंपल पॉइंट्स तो बनाने से रहा मैं, बनाऊं और उसके बाद फिर एक एक पे एक्स की वैल्यू भी निकालूं, तो काफी लेंदी हैप्टिक टास्क हो जाएगा, तो कोई जुगाड़ लगा के करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट से। अब की बार क्या है, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। हमने डिस्कस कर लिया कि 64 इसके क्या होंगे, और सबसे पहले अपन इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं और 64 के बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा, हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, हियर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड of tossing a coin, of tossing a coin 6 times, tossing a coin 6 times। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया ना। सो इसके जो सैंपल स्पेस होगा उसके आइटम्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उसके नंबर ऑफ आइटम्स तो लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 यानी कि 64। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। अब क्या करना है, मुझे एक्स को डिफाइन करना है ना। तो मैंने क्या कहा, अभी प्रोबेबिलिटी जो है अब हमको इस क्वेश्चन में निकालनी नहीं है, तो हम सीधे एक्स को डिफाइन कर रहे हैं, और एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है उसको ही डिफाइन करेंगे, दैट्स इट, है ना। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे जैसे पहले हमने गलती से कर दिया। तो हम क्या करेंगे, नाउ एक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, क्या, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन क्या, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। इसके सामने में डाल देता हूं, ये तो है गिवन, ये तो है गिवन। ठीक है, अब अलग अलग सैंपल पॉइंट पे सर एक्स निकालना था, आपने तो सैंपल पॉइंट ही नहीं लिखे। देखो बहुत ज्यादा जब सैंपल पॉइंट्स हो जाते हैं तो अपन एक टेक्निक सीखी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जब सैंपल पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको श्रिंक करके कैटेगराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैटेगराइज। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 4 सैंपल पॉइंट थे, क्या थे, 4। जैसे 2 बार उछाला सपोज करो मैंने, तो क्या क्या सैंपल स्पेस होते हैं, एक कॉइन को 2 बार उछालने के, बोलो, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो ये 4 हैं होने में तो, लेकिन मैं इसको कैटेगराइज कर दूं तो पता है 3 ही कैटेगरी बन सकती हैं, 2 हेड्स, 1 हेड एंड 0 हेड। तो कैटेगरी करी तो थोड़े कम हो गए। ये 3 कैटेगरी, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड भी सारे सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, और वो 4 अलग अलग देखें तो भी सारा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है। तो ऐसे 64 तो हैं, लेकिन इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ना, हेड्स एंड टेल्स के हिसाब से, बोलो। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, 2 हेड एंड 0 टेल। इसमें क्या कर सकता हूँ, 1 हेड एंड 1 टेल। इसमें क्या कर सकता हूँ, 0 हेड एंड 2 टेल। तो इस तरीके से अब 6 बारी में को भी कर सकते हो ना, नंबर ऑफ हेड से स्टार्ट करो, फिर सारे के सारे हेड आ गए, तो 6 हेड्स एंड 0 टेल। नेक्स्ट बताओ, 5 हेड एंड 1 टेल। आगे बताओ, 4 हेड एंड 2 टेल, 3 हेड एंड 3 टेल, 2 हेड एंड 4 टेल, 1 हेड एंड 5 टेल, एंड 6 के 6, 0 हेड एंड 6 टेल।
अब उसके केसेस कितने होंगे सोचने होंगे, जैसे कि वन हेड एंड वन टेल के दो केसेस होंगे, ये तो आपको मुंह जबानी याद है, लेकिन सपोज करो मैं कहूँ थ्री हेड एंड थ्री टेल, तो उसके केसेस कितने होंगे, उनका अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, जैसे एच 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 टी टी टी, फिर टी को इधर उधर खिसकाना, फिर एच को इधर उधर खिसकाना, तो वो पॉसिबल केसेस भी सोचने होंगे, क्योंकि वही तो होगी एक्स की वैल्यू, उतने टाइम्स होगी एक्स की वैल्यू। समझ में आ गई ना बात भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो इसके हिसाब से, एक इसको भी काउंट किया एक इसको भी काउंट किया, दोनों को काउंट किया तो सही ना मैंने, मतलब ऐसे कैटेगराइज भी कर दिया, तो भी मैं अंदर जाके घुसना पड़ गया, देखना ही पड़ेगा ना कितने केसेस होंगे, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, कैटेगराइज कर देते हैं, है ना। सबसे पहला केस ले लेता हूं मैं, एक्स, नंबर ऑफ हेड्स को ले लेता हूं 6 एंड नंबर ऑफ टेल्स को ले लेता हूं 0। ठीक है ना, स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। सो सो एक्स, एक्स ब्रैकेट में लिखो क्या क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, 6 हेड्स एंड 0 टेल्स। अब इसके तो आपको कैटेगरी, इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी तो एक ही कैटेगरी बनेगी, है ना, 6 हेड्स एंड 0 टेल्स। अब सुनना ध्यान से, अभी मैंने कहा आपको एक बात कि वन हेड एंड वन टेल के दो केसेस हैं, ये आपको काउंट करना है। क्यों करना है पता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। जब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, तो क्यों काउंट करना है, आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना बेटा। भाई मेरे को एक चीज बताओ, मैंने एक्स की डेफिनेशन दे दी नंबर ऑफ हेड्स, क्या दे दी, नंबर ऑफ हेड्स, तो एच टी पे भी नंबर ऑफ हेड्स 1, टी एच पे भी नंबर ऑफ हेड्स 1, बात खत्म। तो उसको मैंने अगर कैटेगराइज कर दिया वन हेड वन टेल, तो एक्स की वैल्यू दोनों पे 1। तो मेरे को ये थोड़ा जरूरी सोचना पड़ेगा कि वन हेड एंड मल्टेल एच टी पे होता है और टी एच पे होता है, वो तो तब सोचना होता जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एच टी की और टी एच की, निकाल के फिर जोड़ता मैं। तो यहाँ पे मुझे अब इस वाले क्वेश्चन में जब तक आपको एक्स की वैल्यूज ही पूछी है, तब तक आपको एक एक सैंपल पॉइंट को नहीं सोचना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस ये सोचना है कि उस सैंपल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स कर दो, यही एक्स की वैल्यू है, बात खत्म। वो किस पॉइंट पर है वो नहीं सोचना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 6, माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं 0, डिफरेंस का है ना उसने, और डिफरेंस का मतलब पता है क्या होता है, मॉडुलस भी लगता है। आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि मान लो डिफरेंस नेगेटिव आया तो डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होता है ना। ठीक है, अब बताओ दूसरा केस क्या बनेगा, 5 हेड्स एंड 1 टेल। अब ये किस किस पॉइंट पे होगा नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करूंगा, 5 - 1 यानी कि 4। नेक्स्ट, एक्स फॉर 4 हेड्स एंड 2 टेल्स, इस पे आ जाओ, इस पे क्या क्या वैल्यू हो जाती है, सो 4 - 2 कम्स आउट टू बी 2। फिर आ जाओ एक्स फॉर 3 हेड्स एंड 3 टेल्स, 3 हेड्स एंड 3 टेल्स, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि 3 - 3 = 0। फिर आ जाओ एक्स 2 हेड्स एंड 1 टेल, नहीं 2 हेड्स एंड 4 टेल्स, 4 टेल्स, 4 टेल्स। तो देखो अभी नेगेटिव आना शुरू हो जाता है ये, लेकिन मैं मॉडुलस लगा के चल रहा हूँ शुरू से, डिफरेंस का मतलब मॉडुलस होता है, याद रखना है ना। तो 2 - 4 -2 होता, लेकिन मॉडुलस लगा के चल रहा हूँ तो 2। एंड फाइनली, नहीं फाइनली नहीं, सेकेंड लास्ट, 1 हेड एंड 5 टेल्स। मेरे को तो एक्स की वैल्यू ही चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 5, 1 - 5 = -4, और -4 का मॉडुलस 4। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स की वैल्यू 4 वॉट, 0 हेड एंड 6 टेल्स। सो इस पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 - 6, दैट मीन्स -6 का मॉडुलस यानी कि 6। तो आप चेक करो एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, चेक करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बस यही आंसर है, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, एक बार ही लिखे ना, काउंट तो एक बार ही होगा, एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ पाई बस वो लिखना है आपने, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं 0, 2, 4 एंड 6। ये तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कंप्लीट। अब अगर मान लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछता, तो आगे पूरी रामायण शुरू हो जाती कि ये जो 6 हेड एंड 0 टेल इसके कितने केसेस हैं, एक ही केस है, एच 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 एच। 5 हेड एंड 2 टेल के 1 टेल के कितने केसेस है बताओ, 5 हेड एंड 1 टेल के कितने केसेस हो, कौन कौन से,
कि कौन कौन सा, कितने होंगे और कौन कौन सा होंगे। बस यही है आगे क्वेश्चन में, आगे की एक्सरसाइज में आप हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। तीन को पहले फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, तो चौथे पे, छह पोजीशन पे रख सकते छह हैं, छह। पोजिशन, तो छह केसेस होंगे। ठीक है। और फोर हेड एंड टू टेल के नहीं निकालना पड़ेगा, तो फिर एक तरीके से आपने 64 सारे ही निकालने। अगर आप इसमें भी सोचो, इसमें भी सोचो, इसमें भी, तो एक तरीके से 64 सैंपल पॉइंट्स आप फिर से सोचने बैठ गए, तो फिर वही तो नहीं करना, फिर इससे बढ़िया लिख ही लो। अगर ये कर रहे हैं तो फिर लिख ही लो। करना क्या है बताए, मेकिंग द यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेकिंग द यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो इसको कैसे सोचना है, कहाँ गया पेन, इसको कैसे सोचना है, 6 हेड्स, 6 में से 6 के 6 हेड चाहिए, क्या कहूंगा, 6C6। इसमें क्या करना है, 6 में से 5 हेड चाहिए, 6C5। 6 में से 4, 6C4, 6C3, 6C2, 6C1 एंड 6C0। ये इस तरीके से अपन अगली एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 64 छोड़ो, अभी तो मैं 100 200 के भी सैंपल पॉइंट्स दूंगा। तो अपने को अगली एक्सरसाइज में इससे आगे इस तरीके से कैसे सोचने पड़ेंगे, और फिर उनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जैसे 6C5 में आपने कहा 6 केसेस हैं, तो 6 केसेस की प्रोबेबिलिटी भी सोचनी पड़ेगी, एक केस की कितनी है, दूसरी केस की कितनी है, उनको जोड़ना पड़ेगा। 6C4 निकालेंगे तो उसके जितने भी केसेस हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज भी जोड़नी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि अभी इस वाले क्वेश्चन में अपने को ये काम नहीं करना था, केवल पॉसिबल वैल्यूज ही चाहिए थी, तो पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया। अब यहां से एक्चुअल कहते हैं बड़ों वाला काम शुरू हो गया, बच्चों वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू होगी, और बिल्कुल तबीयत से करनी है इसको, बिल्कुल दिमाग के ये वो रोंगटे खड़े कर देगी, हमारे क्या कहते हैं, नसें खोल देगी दिमाग। ठीक है, चलिए जब मिलेंगे तब करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड